हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सृजन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 25 पॉइंट पीडीएफ में लेकर आया हूं। और ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आपको 25 पॉइंट ये याद हो जाएंगे तो आपको कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन इस 25 पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जब इसको पूरा सुन लेंगे तो आप लोगों को खुद एहसास हो जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पहला पॉइंट है कि एडम स्मिथ अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। और दोस्तों, ये किताब लगभग हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, आगे देखें इसका एक्सपीरियंस। एडम स्मिथ के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था किसी अर्थव्यवस्था के संगठन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होती है और इसमें आम लोक हित में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है आपका, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल ग्रंथ। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दास कैपिटल जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है। तो जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने विश्व के गरीबों एक हो नामक स्लोगन दिया था। इसी पॉइंट का विस्तार है नेक्स्ट। अब एक प्रश्न अधिकांश पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था। तो ये भी देखो, भारत में प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये पर ईयर लगाया था, जबकि लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में 30 रुपये पर वर्ष लगाया था। जबकि भारत में डॉक्टर BKRV राव ने वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 62 रुपये लगाया था। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। अब इस पे एक स्टेटमेंट है जो अधिकांश पूछा जाता है कि प्रसिद्ध स्टेटमेंट कि हमारी प्रणाली एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और फिर एक्चुअली जो लंदन है वो टेम्स नदी किनारे है, तो यहाँ टेम्स नदी या टेम्स नदी, और फिर टेम्स नदी किनारे निचोड़ लेती है या छोड़ देती है। यह प्रसिद्ध वक्तव्य किसने दिया था? तो उत्तर है जॉन सुलीवैन। यहाँ से ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लगभग हर एक परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट एक बार फिर समझ लेते हैं। जॉन सुलीवैन ने ये कहा था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो हम गंगा नदी के जल में डुबो करके और उसको टेम्स नदी के किनारे निचोड़ लेते हैं। इसका मतलब भारत से संसाधनों का दोहन कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो चौथा पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी जो थे पहले इंडियंस हैं जिनको ब्रिटिश की कॉमन सभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। इनको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में CN ढेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। अब प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था, तो CN ढेबर द्वारा। किस घटना के आधार पर हुआ ये कहा जाता है? तो पूरा पॉइंट इसे आप ढंग से दिमाग में रखें कि भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 में CN ढेबर द्वारा मुंबई में स्थापित सूती मिल की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट 6 है इसमें, भारत में जमींदारी व्यवस्था अथवा स्थायी बंदोबस्त अथवा जागीरदारी बंदोबस्त अथवा मालगुजारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था।
ये बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त किसने शुरू किया, या स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, या जागीरदारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, या मालगुजारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो उसका आंसर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला पॉइंट 7 है आपका महलबाड़ी। महलबाड़ी या महलबाड़ी व्यवस्था हार्ड मैकेंजी ने शुरू की थी, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा, महलबाड़ी बंदोबस्त या महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो हार्ड मैकेंजी ने। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि महलबाड़ी बंदोबस्त या महलबाड़ी व्यवस्था जो हार्ड मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी, ये भारत के किन प्रांतों में लागू थी। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 8। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू की थी, जो मद्रास, बम्बई और असम में प्रभावी थी। ये भी यहाँ से भी 4-5 पॉइंट आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अब एक अधिकांश प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी, परंतु 1881 ईस्वी से जो उसमें लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर थे, परंतु 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या का क्रमवार विवरण, जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज तक जारी है। यानी अगर प्रश्न आ जाए ऐसे कि जनसंख्या का प्रथम आकलन किसके काल में और कब से किया गया था, तो उत्तर होगा आपका ये 1700। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1872 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसके काल में सबसे पहली बार जनसंख्या की गणना की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि किसके काल में नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का प्रारंभ किया गया है, तो वह लॉर्ड रिपन 1881 से अभी तक 10-10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की गणना की जाती है। अब आगे इसमें प्रश्न आता है कि वर्ष 1921 के पूर्व भारत का जननांगिकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है। -1921 ईस्वी में जनसंख्या में -0.31% की कमी आई थी, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किस जनसंख्या को कहा जाता है। दोस्तों 1921 की जो जनगणना है, इसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष पहली बार जनसंख्या में जो है जन्म दर में जो कमी आई थी, वो कमी थी -0.31%। इसलिए 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट है 10। अब 10 पॉइंट जो है तिनकटिया पद्धति। दोस्तों तिनकटिया प्रथा का प्रारंभ बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया गया था, जिसमें किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जबकि किसान ऐसा नहीं करना चाहते थे और वो गेहूं की खेती करना प्रारंभ करना चाहते थे, और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। 1917 में यहाँ पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लेकर इसको सफल बनाया। यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। इसमें ये तिनकटिया पद्धति से संबंधित था। तिनकटिया पद्धति का मतलब होता है वहाँ किसानों से जो अंग्रेज बागान मालिक थे 3/20 भाग की भूमि पर उनको नील की खेती करनी ही होती थी, परंतु वहाँ के किसान जो है गेहूं की खेती करना चाहते थे। कालांतर में किसानों ने अंग्रेज बागान मालिकों का विरोध किया
और फिर बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी पहुँच गए और महात्मा गांधी के आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण ये आंदोलन सफल हुआ। और कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन था, तो वो था चंपारण आंदोलन 1917 जो बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका 11 पॉइंट। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहते हैं। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12। 1950 के दशक में योजना आयोग का गठन किया गया। इसके स्थान पर मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जो अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया कि पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ, तो हम कह देंगे, तो आप टिक लगाएंगे अमिताभ कांत में। और अगर प्रश्न आ जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो वो अरविंद पनगड़िया। सॉरी। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 13। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति के आधार पर की गई थी, जो एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी और यह योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित होती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। अगला पॉइंट है 15। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हो गई थी और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर आपकी वैसे दूसरी बात तीसरी आनी चाहिए, लेकिन हम इम्पोर्टेंट करा रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1969 ईस्वी को हुआ था और इस योजना का प्रारूप DR गाडगिल ने तैयार किया था। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो कह देते हैं गाडगिल मॉडल पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट नंबर 17। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 को प्रारंभ की गई और यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। इसी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 18। 1993 में योजना आयोग ने गरीबी आकलन के लिए नए सुझावों के तहत लकड़वाला समिति का गठन किया था। और परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी आकलन से है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट है 19। दोस्तों सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था और इसने तेंदुलकर कमेटी के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। इन्होंने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार माना। इसमें इन्होंने बताया कि अगर कोई शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 1407 रुपये प्रति माह अर्थात 47 रुपये प्रतिदिन से कम कमाता है, यानी अगर कोई आदमी 1407 रुपये से कम कमाता है और वो आदमी शहर में रहने वाला है तो वो गरीब है। यानी कि प्रतिदिन 47 रुपये अगर कमाता है, ये 47 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है।
जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई ग्रामीण 972 रुपये प्रति महीने अर्थात 32 रुपये प्रतिदिन से कम कमाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। जबकि तेंदुलकर ने कहा था कि यदि शहरी क्षेत्र में रहने वाला कोई आदमी 1000 रुपये प्रति माह अर्थात 33 रुपये प्रतिदिन से कम कमाता है तो वो गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्र में यानी गाँव में रहने वाला अगर कोई आदमी एक महीने में 816 रुपये कमाता है अर्थात 27 रुपये से कम डेली कमाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है कि सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीब किसे माना जाएगा। तो इसमें यहाँ से प्रश्न आ जाता है, या ग्रामीण इसमें सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कौन व्यक्ति गरीब है। तो इन आंकड़ों को आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंजल कर्व। तो इसको एंजल ने विकसित किया था। इसमें परिवार की आय और उपभोग में होने वाले व्यय के बीच संबंध बताया जाता है। यानी परिवार की आय कितनी है और परिवार का खर्च कितना है, आय और व्यय के बीच ये संबंध बताता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, लॉरेंस कर्व। इसको जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने इसे विकसित किया है। यह लोगों के बीच आय का वास्तविक विवरण को दर्शाता है। जब यह 1 से 0 की तरफ होता है तो पूर्ण समता होती है, और जब ये 0 से 1 की ओर होता है तो पूर्ण विषमता को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 22, उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, कृषि हैं और कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, मत्स्य उत्पादन है, खनन उत्पादन है और पशुपालन है। ये ठीक नहीं है, यानी कभी कभी प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का नहीं है, और कभी कभी ऐसे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र का नहीं है। यानी कि उत्पादन के आधार पर क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया जो इस प्रकार है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आएंगे। मत्स्य उत्पादन माने मछली उत्पादन आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। खनन उत्पादन, कोयला खान में कोयला को प्रोडक्शन करना, इसको खनन उत्पादन कहते हैं, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में है। और पशुपालन, ये सभी जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद है आपका द्वितीयक क्षेत्र। दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है, उद्योग आते हैं, जल आता है, बिजली आती है, बिजली गैस आपूर्ति आता है। और तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है होटल है, रेस्तरां है, व्यापार है, परिवहन है, संचार है, भंडारण है, बैंकिंग है, बीमा है और रियल एस्टेट, ये सभी तृतीयक क्षेत्र है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे अधिक आय कहाँ से होती है, किस क्षेत्र से होती है, तो तृतीयक क्षेत्र से। नेक्स्ट पॉइंट 23 पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। इसकी करेंसी SDR कहलाती है। SDR मीन्स है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसकी करेंसी होती है। और इसकी करेंसी को बुक कीपिंग करेंसी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस एजेंसी की करेंसी को बुक कीपिंग करेंसी कहा जाता है, तो वो है IMF। नेक्स्ट पॉइंट आया 24, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समिति की सहमति से IMF के साथ हुई थी। इसमें कुल 5 आर्थिक संस्थान सम्मिलित हैं, यानी विश्व बैंक में 5 संस्थान हैं जो इस प्रकार हैं। तो सर नंबर 1 पे आपका है ये, नंबर 1 पे आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकिंग IBRD। नंबर 2 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि IDA।
इसे विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी लोन इससे सस्ता नहीं होता है। वास्तव में इसके द्वारा प्रदत्त लोन इंटरेस्ट फ्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस संस्था को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है, तो वो है IDA को, इन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। और क्योंकि IDA को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहते हैं, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी लोन इससे सस्ता नहीं होता है। वास्तव में इसके द्वारा दिया गया लोन इंटरेस्ट फ्री होता है। तीसरी शाखा है इसकी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC। चौथी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और पांचवी है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। और सबसे लास्ट पॉइंट है 25, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ग्रेसम का नियम एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जिसमें कभी कभी प्रश्न आता था ग्रेसम का नियम क्या है। तो ग्रेसम का नियम एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जिसमें बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचलन से या चलन से बाहर कर देती है। इस नियम का नाम सर थॉमस ग्रीस के नाम पर, सर थॉमस ग्रीस या सर थॉमस ग्रेसम के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार थे। तो दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि ग्रेसम का नियम क्या है, ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से या संचलन से बाहर कर देती है, और इस नियम का नाम सर थॉमस ग्रेसम के नाम पर रखा गया था। और सर थॉमस ग्रेसम जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार थे। यह नियम उन अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता है जहाँ कागजी मुद्रा चलन में होती है या संचलन में होती है, बल्कि यह उन अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है जो धात्विक सिक्के जैसे स्वर्ण, रजत, तांबा इत्यादि संचलन में होते हैं तथा जहां लोग इन सिक्कों की जमाखोरी करते हैं। दोस्तों, ये 25 पॉइंट थे और ये 25 पॉइंट से आपको तरह तरह से अलग अलग तरीके से 200 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे अभी हम कमिंग मंडे से हम PGT, TGT और वीडियो का बैच शुरू कर रहे हैं। और आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको अच्छी तरह उपलब्ध हो जाए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख के बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हम बहुत अच्छे पॉइंट एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से सम्मिलित कर सकें। थैंक यू।